whenever there is a new scheme that the government introduces, what is the first thing that comes to our mind? अरे स्कीम तो इस चीज की पहले भी होती थी, ये नई स्कीम बनाने के बजाय पुरानी स्कीम को ढंग से इंप्लीमेंट करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहीं ना कहीं यही चीज हम आगे पीछे हर जगह इंडिया में देख रहे हैं। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सरकार को डायरेक्ट करेंगे टू डू अ परफॉर्मेंस ऑडिट of all the government schemes, a performance audit. So every time फ्री में या सस्ते में राशन लेने के लिए, राशन शॉप में जाने के लिए एक बंदा गाड़ी चला के अगर आ रहा है तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। एवरी टाइम वी हियर ऑफ अ न्यूज कि कोई इंसान नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बेवजह और पैसा दे के बना रहा है, तो ये कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि स्कीम तो बन गई लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन में बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। जो बेनिफिशियरीज होने चाहिए वो है नहीं, और जो बैठे हुए हैं एज बेनिफिशियरीज उनको वहां पे होने की कोई जरूरत ही नहीं। पर मुद्दे की बात यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार को ऑर्डर कर सकता है ये चीज करने के लिए? क्योंकि हमने तो ये सुना था कि हर एक ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट का अलग अलग काम होता है और कोई किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता। So in today's discussion, we will talk about the doctrine of separation of powers and the doctrine of checks and balances in the Indian Constitution. But before that, I would like to make a very, very important announcement wherein Maluka IAS has brought in front of you a wonderful opportunity to come and discuss about all of your preparation related doubts with AIR 58 Vaibhav Anand Sharma. ये क्लास 3 दिन मलूका आईएएस की एप्लीकेशन पे होगी ऑन द 2nd, 3rd and the 4th of August and it will happen free of cost, जहां पे एक एस्पिरेंट वैभव आनंद शर्मा से अपने प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट से लेकर बाकी सारे के सारे डाउट्स और टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन एसे राइटिंग एज वेल एज एथिक्स, ये सारी की सारी चीजें आपको इन क्लासेस में मिलेंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। So do not waste any time and download the Maluka IAS application today. So let's understand what happened in news. तो क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम चाहें तो सरकार को फोर्स कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं टू डू अ परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट का मतलब कि जिस इंटेंशन से ये सरकारी स्कीम बनी थी, क्या उसी इंटेंशन के साथ ये चल रही है कि यहाँ पे कोई लूप होल्स, कोई हिकअप्स, कोई प्रॉब्लम्स हैं, और अगर है तो सरकार इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू स्कीम फॉर द सेम थिंग can maybe take care of the old scheme and do it in a proper manner. But बात ये भी है कि क्या ये जुडिशरी के एम्बिट से, जुडिशरी के काम के एम्बिट से बाहर जाके जुडिशरी ने बोला कि क्या ये इनका हक है, इनका अधिकार है ऐसा बोलना। So today let's understand a very very important topic, और इस important topic का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब हमारा पूरा का पूरा संविधान कहीं ना कहीं 2 डॉक्ट्रिन्स के बेसिस पे बना है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 ऑर्गन्स है, सबको पता है। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो उस लॉ को चेक करता है या फिर थोड़ा और टेक्निकल हो जाए तो उस लॉ को इंटरप्रेट करता है। और कहीं ना कहीं ये डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स जब मॉन्टेस्क्यू ने बनाई थी तो इनको 3 वेरी वेरी एयर टाइट कंपार्टमेंट्स में बनाया था। मतलब कि अगर मैं जुडिशरी का पार्ट हूं तो मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। इसी तरीके से इफ आई एम अ पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर आई शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव और अ पार्ट ऑफ द जुडिशरी, एंड दैट वाज द स्ट्रिक्ट डेफिनेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश में हम देखते हैं कि ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग इस तरीके से इन वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और बाकी सारे मंत्रियों को ये बोला जाता है जो केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं दैट यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा। हाँ, अगर नहीं हो मेंबर तो अपॉइंट हो जाओ एज अ प्राइम मिनिस्टर। 6 महीने का समय आपको मिलेगा जिसके अंदर यू हैव टू बिकम अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि अपने देश का जो सिस्टम है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जिसका ये एक इंटेग्रल पार्ट है। एक और एग्जांपल ओवरलैपिंग की अगर हम बात करें तो कोर्ट्स में बैठे जो जजेस हैं वो तो जुडिशरी का एग्जाम पास करके फिर जज बनते हैं।
लेकिन क्वाज़ाई जुडिशियल बॉडीज जैसे कि ट्राइब्यूनल्स, वहां पे जो लोग बैठते हैं उनका चुनाव या उनकी अपॉइंटमेंट सरकारें करती हैं. So in our country, in very simple language, we have an overlapping system. But keeping this in mind कि उस overlapping system में भी कुछ बहुत strict separation है, कुछ थोड़ी सी strict separation नहीं है. और साथ ही साथ हमारे तीनों के तीनों organs कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर checks and balances भी रखते हैं. तो जब लेजिस्लेचर कुछ गलत करता है तो हमारे पास बहुत प्रोविजंस है जहां पे बाकी ऑर्गन्स उनको बोल सकते हैं दैट यू आर डूइंग दिस जॉब इन अ बैड वे. एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड वी विल डिस्कस दिस इन ये वीडियो लेक्चर. सो लाइक आई सेड, कोर पावर्स जो होती है वो डिफाइंड होती है और कहीं ना कहीं कुछ ओवरलैपिंग भी होता है. लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज. So if we talk about separation of powers, this is exactly how it is. Judiciary का काम करे, legislature का काम करे, executive का काम करे. अब अगर हम बात करें about separation of power, see division of power जब हम use करते हैं तो हम बोलते हैं powers are divided between the center and the state. Separation of power, that particular concept is for the three organs of our democracy: legislature, executive and judiciary. क्या कहीं पे भी लिखित में है ये एग्जैक्टली एक्सप्लिसिट टर्म्स में? नॉट रियली. हाँ, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 50 इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि कहता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव. पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इस तरीके से कि ये नॉन जस्टिसिएबल, नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर होते हैं. मतलब अगर सरकार इसको ना भी फॉलो करे तो हम सरकार के ऊपर कोई केस नहीं लगा सकते. लेकिन ये ऐसा इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल 50 जो कि कहता है सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, ये डीपीएसपी में क्यों है? बड़ी सिंपल सी बात है. अगर मम्मी पापा पॉलिटिशियंस है तो बच्चा जज बन सकता है. ऐसा कोई लॉ नहीं है जो बोलता है कि बच्चा जज नहीं बन सकता. और फिर उसके बाद कैसे सेपरेट करोगे मम्मी पापा को जज से? सो स्ट्रिक्टली तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जितना हद तक हो सके हम ऐसा करना चाहते हैं. राइट? अब कुछ ऐसी प्रोविजंस हैं हमारे पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि इम्प्लिसिटली डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड चेक्स एंड बैलेंसेस की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट देम. अब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग क्या हुआ था जब फार्मर्स वाला लॉ आया था और वॉइस वोट से पास हुआ था तो सारे के सारे कह रहे थे गलत तरीके से पास हुआ. लेकिन क्या आपको यह पता है कि जो भी पार्लियामेंट में होता है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, वहां पे कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता. हाँ, कोर्ट अगर कुछ लिखित है एक्ट में या फिर कहीं और संविधान में तो वहां पे जरूर बोल पाएगा कि देखो यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब. लेकिन ये संविधान में ही मेंशन्ड है कि जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर है या फिर पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग है, वहां पे कोर्ट कुछ नहीं बोल सकता. पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगा वेदर इट इज अ गुड प्रोसीडिंग और अ बैड प्रोसीडिंग थ्रू मेनी वेज सच एज पॉइंट ऑफ ऑर्डर, जहां पे एक मेंबर को बोला जाता है दैट यू आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस और उस मेंबर को सस्पेंड किया जा सकता है. उसके लिए आप कोर्ट को बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऊपर से बोल भी नहीं सकता, वो अपना काम खुद करेंगे. अगर हम लोग आर्टिकल 361 के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट और गवर्नर को यह कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं कोई भी लीगल प्रोसीडिंग उनके खिलाफ नहीं हो सकती. उनको कुछ ना कुछ इम्यूनिटी मिलती है. सिविल प्रोसीडिंग्स में हो सकती है लेकिन 2 महीने के नोटिस के बाद. और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, आज की डेट पे एटलीस्ट दे आर इम्यून फ्रॉम सच क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाइल दे आर द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर. बाकी ये वाला मुद्दा आज की डेट पे सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट विल डू आवर होमवर्क फॉर अस एंड देन वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इट हैज टू से. बट अभी तो इम्यूनिटी है. सो दिस इज ऑल्सो सेपरेशन ऑफ पावर्स. अब हम बात कर रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की. अच्छा ठीक है, लेजिस्लेचर का काम कर रहा है, जुडिशरी का और एग्जीक्यूटिव का. लेकिन अगर गलत काम किया तो फिर क्या होगा? तो जिस वजह से ये भी एक्सप्लिसिटली कहीं संविधान में मेंशन नहीं है, लेकिन इतने ब्यूटिफुली क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा कि कहीं ना कहीं हर एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के ऊपर चेक जरूर रख सकता है. लेट्स अंडरस्टैंड हाउ. सो अगर हम बात करें लेजिस्लेचर के कंट्रोल का, बाकी दोनों ऑर्गन्स कौन से हैं? जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव. जुडिशरी में बैठे हुए जो जजेस हैं उनको रिमूव जो करते हैं उस प्रोसीजर को बोलते हैं इम्पीचमेंट. और वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर करता कौन है? लेजिस्लेचर. एग्जाम्पल के तौर पे
जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस सुमित्रा सेन, जस्टिस रामास्वामी। ये 3 ऐसे जजेस थे जिनके खिलाफ इंपीचमेंट की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। कहां पे हुई थी? लोकसभा, राज्यसभा में। सो दैट इज वन चेक एंड बैलेंस। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे कंट्रोल करता है? हमें पता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन एक है, ऐसे बड़े हैं, सेंसर मोशन, एडजर्नमेंट मोशन, राइट, एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो चलो, नो कॉन्फिडेंस मोशन है क्या? जहां पे लोकसभा में बैठे हुए हमारे डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोलते हैं दैट यू आर नॉट डूइंग अ वेरी गुड जॉब, वी हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन यू, एंड अगर वो पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैव टू रिजाइन। सो दैट इज द चेक दैट लेजिस्लेचर हैज ऑन देम। क्वेश्चन आर, 0R इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल। क्या होता है ये? अच्छा, नोटिस देने के बाद मंत्री से सवाल पूछना किसी भी मुद्दे के ऊपर, जब वो लोकसभा राज्यसभा में होता है तो उसको क्वेश्चन आवर बोलते हैं। अच्छा, बिना नोटिस के भी कभी कभार सवाल पूछ लेते हैं, ये इंडियन इनोवेशन ही है। और बिना नोटिस दिए जब कोई किसी से सवाल पूछता है तो उसको कहीं ना कहीं रियलिटी ही पता चलती है। सो दीज आर ऑल्सो प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर दैट मैटर। द सेकेंड चेक इज बाय द जुडिशरी। अब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के ऊपर कैसे करेगी? जुडिशियल रिव्यू। अगर एग्जीक्यूटिव ने फॉर एग्जांपल कोई सा भी अगर स्कीम बनाया, कोई सी भी अगर कोई नई रूल्स रेगुलेशंस बनाई और जुडिशरी को लगे कि यार ये संविधान के खिलाफ जा रहा है, इट इज गोइंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो तभी के तभी जुडिशरी उस चीज को रिव्यू करके खत्म कर सकता है। ऑन द लेजिस्लेचर की अगर हम बात करें, सो कोई सा भी ऐसा लॉ जो भी जुडिशरी को लगे अगेन इज गोइंग आउटसाइड द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू सी, बैक इन द डे बथेरी सारी चीजें वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेचर। फॉर एग्जांपल, एक बार तो लेजिस्लेचर ने ऐसा लॉ बना दिया था कि लॉ हम बनाएंगे और जुडिशरी उस पर रिव्यू कर ही नहीं सकता। जुडिशरी बोलता, ओ वी विल रिव्यू द लॉ प्रोवाइडेड इट गोज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर or the rules and regulations of the constitution. Example के तौर पे electoral bond scheme has been held to be unconstitutional and void in this particular year. What is that? Judicial review check by the judiciary. Now if we talk about the third check by the executive, तो सबसे पहले on the judiciary की अगर हम बात करें तो ऐसा तो है नहीं कि जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स लिखा तो यही है कि प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन पूछना उनको और मानना भी किससे पड़ेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ही बात माननी पड़ेगी। लेकिन बात कितनी देर में माननी है ये कहीं पे लिखित में नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल, theoretically speaking, if there is a judge who is going to be elevated to the position of a Supreme Court judge और उसकी फाइल प्रेसिडेंट तक पहुंच गई, प्रेसिडेंट मना तो कर नहीं सकती लेकिन चुप जरूर रह सकती है। दैट इज ऑल्सो अ कंट्रोल इन इट्स ओन वे, क्योंकि संविधान ये नहीं कहता कि कितनी देर में डिसीजन देना है, बस ये कहता है कि डिसीजन देना है। अगर हम लेजिस्लेचर के बारे में बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करता है लेजिस्लेचर को। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जाके प्रेसिडेंट को बोल सकते हैं कि समय से पहले लोकसभा को डिसॉल्व कर दो, क्योंकि ये लोकसभा के मेंबर्स जो है वो अपने इलेक्टोरेट को फेथफुली रिप्रेजेंट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे इंदिरा गांधी की सरकार 1972 में होनी थी इलेक्शंस, बट शी प्रीपोन्ड देम बिकॉज शी डिसॉल्व द लोकसभा बाय गिविंग द एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। एंड देन 1971 में इलेक्शंस हुए थे जहां पे स्लोगन चला था गरीबी हटाओ। उसके अलावा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो बन गया लेकिन उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, उसके लिए रूल्स कौन बनाएगा? एग्जीक्यूटिव। तो वो भी एक तरीके का रूल्स एंड रेगुलेशंस या एक तरीके का कंट्रोल है जो कि एक्सरसाइज किया जाता है बाय द थर्ड ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट। अब ओवरलैपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने कहा था ना स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स नहीं है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दैट इज। अब एम्बिग्विटी इन रोल के अगर हम बात करें, सो फॉर एग्जाम्पल एक प्रधानमंत्री लोकसभा का भी मेंबर हो सकता है या राज्यसभा का भी हो सकता है और मैंडेटरीली होना पड़ेगा, तो ये ओवरलैपिंग हुआ कि नहीं? हर समय जब एग्जीक्यूटिव एक टेम्पररी लॉ मतलब एक ऑर्डिनेंस बनाता है तो वो कहीं ना कहीं अगर हर एक टाइम पे लॉ बनाने से पहले ऑर्डिनेंस बनाने लग गया तो ये ओवरलैपिंग भी है और पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन भी है।
अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो कभी कभार जब लॉज होते ही नहीं हमारे देश में, सो फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट टाइम दैट देयर वाज अ केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ women at workplace, our country did not have laws for it. So the judiciary, the case was called Vishakha versus State of Rajasthan, and the judiciary gave some guidelines कि भाई ये होती हैं चीजें, इन चीजों को मानते हैं हम सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ women at workplace. कहीं ना कहीं ये भी ओवरलैपिंग हो गया, क्योंकि लेजिस्लेचर बोलता है कि तुम कैसे लॉ बना सकते हो, लॉ बनाने का काम तो हमारा है, और जुडिशरी बोलता है यार तुमने अभी तक लॉ नहीं बनाया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम डिसीजन नहीं देंगे. सो कभी कभार जुडिशरी भी ओवरस्टेप या ओवर रीच कर देती है इन दैट वे. एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप्स भी बहुत सारे होते हैं. जैसे पुराने जमाने में प्लानिंग कमीशन जो है वो प्लान भी बनाता था और ये भी बोलता था कि केंद्र सरकार को कितना पैसा देना चाहिए राज्य सरकारों को. मतलब वो प्लान भी बना रहा है, फाइनेंस कमीशन का भी काम कर रहा है. सो दैट इज ऑल्सो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरलैप. पुलिस भी लॉ एंड ऑर्डर को देख रही है और कहीं ना कहीं सीबीआई भी लॉ एंड ऑर्डर को ही देख रही है. लॉ बनाने का काम जैसे कि मैंने बोला लेजिस्लेचर भी करता है, टेम्पररी लॉ बनाने का काम ऑर्डिनेंस एग्जीक्यूटिव भी करता है, और जब लॉ ही नहीं होता है तो जुडिशरी भी कभी कभार जजमेंट देके अपना ही लॉ बना देता है. जैसे कि जॉली LLB 2 में कुछ सीन्स काटे थे जुडिशरी ने. जुडिशरी का काम तो ये है ही नहीं, ये काम एग्जीक्यूटिव का है. सो कभी कभार ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनएफिशिएंसी आती है. You see, I am somebody who can do X as a job, but if I start doing Y's job, I will not be able to do it well. So for example, थोड़े साल पहले जुडिशरी ने ये रूल बनाया, कहते बड़ी सारी ना ड्रंक ड्राइविंग के केसेस हो रहे हैं, तो क्या करें, कहते ऐसा रूल बनाते हैं कि नेशनल और स्टेट हाईवे के पास जितनी भी दुकानें हैं उनको बोलते हैं यू कैन नॉट सेल लिकर. I mean, such a baseless thing, because of the fact that if the person wants to do drunk driving, he can park the car somewhere else, have liquor there, and then come back on the highway. And अगर एक्सीडेंट होना वो तो तब भी हो जाएगा. तो इनएफिशिएंसी इसलिए आती है क्योंकि वो मेरा काम ही नहीं, और जो मेरा काम नहीं उसमें मैं अच्छी हो कैसे सकती हूँ, राइट. सो स्लो डिसीजन मेकिंग होती है कभी कभार. सो फॉर एग्जाम्पल अगर विशाखा गाइडलाइंस नहीं मिली होती तो उस केस की जजमेंट तब जाके आती जब लेजिस्लेचर लॉ बनाता, और तब तक आपको पता ही है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. फिर बड़े सारे स्टेप्स जब आ जाते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म भी आ जाता है. नहीं, एक काम करने के लिए 10 लोगों के पास जाओ, और तुम पहले इसके पास जाओ, फिर चौथे के पास जाओ, फिर 10वें के पास जाओ, फिर सेकंड वाले बंदे के पास जाओ, बंदा ही चकरा जाता है. एंड सो दिस इज व्हाट इज रेड टेपिज्म व्हिच लीड्स टू करप्शन. कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन तो रहेगा. जैसे सेम सेक्स मैरिजेस का सुप्रियो चक्रवर्ती का केस, थैंकफुली जुडिशरी ने बोला देखो हम तो ये बोल ही नहीं सकते क्योंकि लॉ बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, लेकिन अगर वो बोल देते यस वी आर अलाउइंग सेम सेक्स मैरिजेस, लोग बड़े खुश हो जाते. लेकिन साथ ही साथ लेजिस्लेचर बोलता भाई तुम कैसे बना रहे हो, ये काम तो हमारा है. सो पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट्स इन दैट सेंस. जुडिशियल ओवररीच, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट इट, where judiciary instead of doing judiciary का काम starts making laws and does legislature का काम, या starts making schemes and does executive का काम, right? So the conclusion is this, कि कहीं ना कहीं all the three organs should come together and the only thing they should keep in mind is the welfare of the society. So सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि do a performance audit कुछ गलत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना परफॉर्मेंस ऑडिट कर रही है सरकारी स्कीम्स की, वो तो ये कह रही है प्लीज कर लो. क्योंकि रोज पर रोज नई स्कीम्स बनाने के बजाय अगर पुरानी स्कीम्स को ही अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर लिया जाए तो समय भी बचेगा और लोगों को फायदा भी मिलेगा. Now I would like to tell you a question which you should write down and then you should write down the answer and take it to your teacher. The question is, the doctrine of separation of powers is a fundamental principle in democratic governance designed to prevent the concentration of power and to ensure checks and balances. Analyze the significance of this doctrine in maintaining democratic integrity and discuss the challenges faced in its implementation in modern democracies and evaluate how judicial interpretation have influenced its application. Read it, try to write it, take it to your mentors and let them give you some review points on it. And finally, before ending this particular topic, I'd like to make two very important announcements. जो बच्चे 2025 में प्रीलिम्स के लिए बैठ रहे हैं
और वो ढूंढ रहे हैं कोई ऐसी टेस्ट सीरीज जो एग्जैक्टली यूपीएससी पेपर पैटर्न के बेसिस पे ही बनी है, look no further and join the test series of Maluka IAS today. इस टेस्ट सीरीज में आपको 64 टेस्ट मिलेंगे, जिसमें से 34 प्रीलिम्स और 30 मेंस, और केवल क्वेश्चन नहीं, साथ ही साथ उनकी डिस्कशन by our top mentors here at Maluka IAS. And all of this you will get at very, very affordable cost. So do not waste this opportunity and call us on our official number, or you can visit any of our offline centers and start your preparation today. Apart from that, the monthly to the point current affairs, जो कि हर एक UPSC aspirant swears by, Maluka IAS has also brought down the cost considerably, understanding that affordability in education is very, very important. ये भी दोनों English as well as हिंदी माध्यमों में मिलेगा, जिसमें भी आप ज्यादा comfortable है, at extremely affordable cost. So do not waste this chance and allow us to help you to convert your dream into a reality today. Thank you.